दोस्तों, एक फौजी बॉर्डर पर रह करके अपनी देश की सुरक्षा तो कर लेता है, लेकिन जब बात आती है उसके खुद के परिवार की सुरक्षा की, खुद के माता पिता और बीवी बच्चों की सुरक्षा की, तो इस समाज में घूम रहे दरिंदे और भेड़ियों से वो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाता है और एक दिन वो अपने परिवार को बचाते बचाते सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन जब ये पूरी कहानी समाज के सामने आती है, ये पूरी कहानी जब लोग जानते हैं, इस पूरी दरिंदगी की कहानी लोगों के सामने आती है, तो सबकी आंखें नम हो जाती है। हर व्यक्ति यही सोचने लगता है कि आखिरकार उस फौजी का क्या कसूर है। वो फौजी तो इस देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए बॉर्डर पे हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन इस समाज में जो भेड़िए हैं, समाज में जो दरिंदे हैं, उनसे उसके परिवार को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन उस फौजी के परिवार को बचाएगा? और जब भी इस पूरी कहानी को जो भी सुनता है, सबकी आंखें नम हो जाती है, सबकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। सच में दोस्तों, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी की इस फौजी के साथ, उसके परिवार के साथ जो दरिंदगी हुई थी। इस पूरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है पंचायत घाट। इसी पंचायत घाट थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चकनंगला, और इसी चकनंगला गांव का रहने वाला एक होनहार नौजवान लड़का जिसका नाम दिनेश था। दिनेश की उम्र 32 साल के आसपास थी। दिनेश की पत्नी का नाम रमा था। दिनेश सीआरपीएफ में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी कर रहा था। दिनेश का एक बड़ा भाई था जिसका नाम रमेश था। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। दरअसल जो दिनेश की पत्नी थी वो एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर थी, और जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहीं पर बगल में ही दिनेश ने ज़मीन लेकर के अपना घर बनवा लिया था और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। और जो रमेश था, उसका बड़ा भाई, वो गांव में अपने माता पिता के साथ ही अपने मकान में रहता था। लेकिन दोनों भाइयों में प्यार था, दोनों आपस में बातचीत हमेशा करते रहते थे। एक दिन दिनेश अपनी ड्यूटी से, जो श्रीनगर में नौकरी कर रहा था, श्रीनगर से फ़ोन करता है अपने भाई रमेश को और कहता है, भैया मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर के गाँव आ रहा हूँ। जब दिनेश उसकी बातों को, जो उसका बड़ा भाई रमेश दिनेश की बातों को सुनता है तो कहता है कि ठीक है भाई, तो घर पहुंच जाना, तो घर पहुंचने के बाद मुझे एक बार फ़ोन कर देना, मैं तुझसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। और उसके बाद दोनों का वार्तालाप ख़त्म हो जाता है और जो दिनेश था वहां से श्रीनगर से ट्रेन पकड़ करके अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन उसे घर पहुंचना होता है और उसका भाई रमेश जब किसी काम में व्यस्त हो जाता है, शाम के टाइम उसको जब याद आता है तो वो सोचता है कि अरे अभी तक तो उसको घर आ जाना चाहिए था, अभी तक वो आया भी नहीं, वो तो सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था। आने के बाद वो बोला था कि मैं फ़ोन करूंगा, लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं किया। और उसके बाद जो रमेश था वो उसकी पत्नी रमा को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि भाई ने फ़ोन किया था, उसने बोला था कि मैं कल वहाँ पर घर पहुँच जाऊँगा, मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर के आ रहा हूँ, अभी तक वो आया नहीं है क्या? तभी रमा कहती है कि क्या बात कर रहे हैं भैया आप, उन्होंने हमें तो कुछ बताया ही नहीं है, हमसे तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, कहाँ वो छुट्टी लेकर के आ रहे हैं? तभी जो रमेश होता है वो उससे कहता है कि नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया था और रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया था और उसने बोला था कि मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ और कल मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने उससे बोला भी था कि जब घर पहुँच जाना तो फ़ोन कर देना, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं किया है। क्या हुआ, क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? उसका भाई काफ़ी परेशान होने लगता है। रमेश काफ़ी सोचने लगता है कि अभी तक भाई आया क्यों नहीं। और जब उसकी पत्नी रमा को ये बातें पता चलती है तो रमा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और तुरंत जो दिनेश था उसके यूनिट में फ़ोन कर देती है। उसके यूनिट का नंबर था श्रीनगर का, उस नंबर पे फ़ोन कर देती है और उससे पूछती है कि हमारे पति शायद वहाँ से छुट्टी लेकर के आने वाले थे, वो चले हैं कि नहीं चले हैं। तभी उधर से जो सिपाही बात कर रहा था वो कहता है कि वो तो कल ही निकल गए थे यहाँ से छुट्टी लेकर के 20 दिन का, वो तो अभी घर पहुँच गए होंगे। लेकिन उनकी पत्नी जो रमा फ़ोन कर रही थी वो कहती है कि मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, अभी तक तो वो घर पहुँचे ही नहीं हैं। जब सिपाही सुनता है तो कहता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं दोस्त वगैरह के पास चले गए होंगे, उनको तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए, अपनी रिश्तेदारी वगैरह में कहीं उनके दोस्तों वगैरह से पता करिए, कहीं ना कहीं किसी के पास गए होंगे। और उसके बाद वो जब फ़ोन रख देता है तो रमा बहुत ही परेशान हो जाती है
और उसके बाद उसके बड़े भाई रमेश को फ़ोन लगा करके कहती है कि वो तो यूनिट से निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें आज सुबह ही यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पहुँचे। घर में काफ़ी रोना रोहट शुरू हो जाता है, घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इधर रमा भी अपने 2 बच्चों के साथ काफ़ी परेशान होती है, और उधर रमेश जो दिनेश का बड़ा भाई था, रमेश और उसके माता पिता सारे लोग परेशान होने लगते हैं। इधर उधर रिश्तेदारी वगैरह में बातचीत करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं चला गया है, कहीं किसी दोस्त वगैरह के पास तो नहीं बैठ गया है, क्योंकि वो ऐसा था कि कहीं ना कहीं दोस्तों वगैरह के पास चला जाया करता था। इसलिए यह सारे जगह जब ये लोग बातें करते हैं और हर जगह से यही नेगेटिव ही आता है कि नहीं हमारे पास नहीं आया है, हमारे पास नहीं आया है, तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। और इस तरह से पूरा एक दिन ख़त्म हो जाता है। अगले दिन यानी कि जिस दिन वो चला था उसके तीसरे दिन सुबह सुबह उसका जो गांव था, उस गांव के जो एक तालाब था, और तालाब के पास ही कुछ गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो डेड बॉडी बिल्कुल जली हुई थी। ये बातें जब रमा तक पहुँचती है तो रमा कहती है कि नहीं, हमारे पति वहाँ क्यों हो सकते हैं, हमारे पति तो किसी न किसी दोस्त के पास गए होंगे। और उसके बाद वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जब ये बातें जब गांव वालों के थ्रू रमेश तक पहुंचती है तो रमेश भाग करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि जब डेड बॉडी मिली थी और गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, तो पुलिस आकर के उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले ली थी, थाने लेकर के चले गए थे। और जब रमेश को ये बातें पता चलता है तो रमेश भाग करके थाने जाता है, और जो पुलिस इंस्पेक्टर था उससे कहता है कि एक बार उस डेड बॉडी को तो मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मेरा भाई 2 दिन पहले ही अपने यूनिट से चला है और अभी तक घर नहीं पहुंचा हुआ है। पुलिस वाले जैसे उस डेड बॉडी को दिखाते हैं, रमेश उस अपने भाई को तुरंत पहचान जाता है। बेशक उसका मुंह वगैरह जल गया था, लेकिन फिर भी भाई तो भाई होता है। अपने भाई को देख करके तुरंत पहचान जाता है और दहाड़े मार मार करके फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा भाई है, दिनेश है, CRPF में कांस्टेबल है, और ये अपने यूनिट से छुट्टी लेकर के चला था लेकिन घर नहीं पहुंचा। दहाड़े मार करके रोने लगता है, अपने घर वालों को तुरंत बताता है। उसके माता पिता सभी भाग करके आते हैं और सभी काफ़ी गमगीन हो जाते हैं, सबके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। माता पिता भी अपने बेटे को देख करके दहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं। रिश्तेदार वगैरह सबको पता चलता है, सभी लोग आते हैं, और जब रमा को भी पता चलता है तो वो भी वहाँ पहुँचती है। वो भी अपनी काफ़ी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ पर जो गांव वाले थे सारे लोग काफ़ी गमगीन हो जाते हैं, सभी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। तभी पुलिस वाले रमेश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर ये आपके भाई हैं तो इनका कोई दुश्मन होगा जिसने ऐसा किया होगा, ऐसा कृत्य किया होगा, इनको इस तरह से जलाया होगा। आपके ध्यान में अगर कोई ऐसा दुश्मन है जिससे इनकी कोई रंजिश है तो आप बताइए। तभी जो रमेश होता है उस पुलिस इंस्पेक्टर को साइड में लेकर के जाता है और रोते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये पता है कि मेरे भाई का कोई ऐसा दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे शक अपने भाई की जो पत्नी है रमा है इसी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेरे भाई से काफ़ी दिनों से इससे बनती नहीं थी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होया करता था, और इसलिए मुझे मेरा पूरा शक इसी के ऊपर जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अपने पति को क्यों मार सकती है। तभी वो सारी चीज़ें जो कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा शक इसी के ऊपर है। जब वो सारी बातें इंस्पेक्टर को बताता है तो इंस्पेक्टर तुरंत रमा देवी को गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने ले आकर के जब उससे पूछताछ करने लग जाते हैं तो रमा देवी पहले तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर बरगलाती है और कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। वो काफ़ी देर तक चीख चीख करके रो रही थी और कह रही थी कि मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, और आप हैं कि खुद ही मेरे ऊपर ही लांछन लगा रहे हैं। भला मैं अपने पति को किस लिए मारूंगी, मेरे पति मुझे दिलो जान से चाहते थे, हद से ज़्यादा प्यार करते थे, और मैं भी अपने पति को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी। लेकिन जब पुलिस इधर उधर घुमा करके कई तरीके से जब उससे पूछती है तो वो पुलिस की बातों में फंस जाती है, और जब पुलिस की बातों में फंस जाती है तो पुलिस उसे जब हल्का सा टॉर्चर करती है तो सारी बातें खोल करके और पुलिस के सामने उगल देती है। और जब जो कहानी वो बताती है पुलिस वाले और जब गांव वाले और
जो दिनेश था, उसका भाई रमेश, उसके माता पिता सभी जब सुनते हैं तो सबके हाथ पैर कांप जाते हैं, सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सबकी आंखें नम हो जाती है। सभी यही सोचने लगते हैं कि भला एक पत्नी इस तरह का कृत्य अपने पति के साथ कैसे कर सकती है। रमा, जिसके पिता का नाम देवकरण था, देवकरण फर्रुखाबाद के चीनी ग्राम के रहने वाले थे। उनके घर में उनकी पत्नी कमला देवी और उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रमा था और जो छोटी बेटी थी उसका नाम सुमित्रा था। रमा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। वो जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वो पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट थी। रमा ने बीएड कंप्लीट कर लिया था। उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख करके उसे टीचर बनना है, इसीलिए उसने बीएड किया था। और जैसे ही उसने बीएड कंप्लीट किया वैसे ही उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी आती है और रमा उसमें फॉर्म अप्लाई कर देती है। एग्ज़ाम होता है, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। इधर रमा जब बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, तो उसके पिता देवकरण के सिर पर अब यही भूत सवार हो जाता है कि कैसे अपनी बेटी की शादी काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाए। वो अपनी बेटी की शादी, रमा की शादी, वो एक टीचर के साथ ही करना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी आज नहीं तो कल टीचर बनने वाली ही थी। उसने बीएड कंप्लीट कर लिया था, इसलिए उसके पिता देवकरण टीचर लड़का ही ढूंढ रहे थे। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब उन्हें कोई टीचर लड़का नहीं मिलता है, तभी एक दिन उनके रिश्तेदार के द्वारा एक लड़के के बारे में बताया जाता है। वो लड़का, जिसका नाम दिनेश था, दिनेश सीआरपीएफ में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी कर रहा था। काफ़ी अच्छा खासा परिवार था, काफ़ी ठीक ठाक लोग थे, खाते पीता परिवार था। और जब देवकरण जा कर के और दिनेश के घर उसके घर वालों से मिलते हैं, दिनेश से जब मिलते हैं, दिनेश उस टाइम छुट्टी आया हुआ था, जब दिनेश से मिलते हैं तो दिनेश उन्हें काफ़ी पसंद आ जाता है। और उसके बाद उनके घर वालों से बातचीत करके दिन वगैरह तय करके और रमा और दिनेश की काफ़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। जब शादी करके रमा अपने ससुराल आती है तो ससुराल वालों की तरफ से उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलता है और वो भी ससुराल में काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लग जाती है। अपने सास ससुर, अपने जेठ वगैरह के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रमा के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब 2 बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद वो बच्चों की परवरिश में मशगूल हो जाती है, लेकिन तभी एक बार फिर से टीचर की वैकेंसी आती है। और जब टीचर की वैकेंसी आती है तो अपने पति दिनेश से कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि इस वैकेंसी को अप्लाई करूँ। मैंने बीएड किया है और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं टीचर बन जाऊँ। उसका पति दिनेश उसे बहुत ही चाहता था, बहुत ही प्यार करता था। दिनेश कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम अप्लाई करना चाहती है तो अप्लाई करो, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद दिनेश उसको लेकर के जाता है और उसका फॉर्म वगैरह भरवा देता है। तय समय पर एग्ज़ाम होता है और इस बार वो एग्ज़ाम में सफल हो जाती है। जब एग्ज़ाम क्रैक कर लेती है तो उसे जो स्कूल मिलता है, जिस स्कूल में उसकी नियुक्ति होती है, वो स्कूल उसके मैके के पास ही होता है। मैके के नज़दीक के गांव के प्राइमरी स्कूल में उसकी जब नियुक्ति होती है तो वहीं पर जाकर के वो पढ़ाने लग जाती है और मैके में ही रहने लग जाती है। लेकिन जब वो मैके में रहती है तो उसके ससुराल वालों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि अब शादी के बाद वो मैके में रहे, क्योंकि जब दिनेश अब छुट्टी आता है तो मैक्सिमम टाइम उसे भी उसके साथ मैके में ही रहना पड़ता था, जिससे उसके माता पिता को ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है और दिनेश को भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती थी। दिनेश भी यही चाहता था कि अपने घर के पास ही, ससुराल के पास ही कहीं ना कहीं कोई स्कूल मिल जाए। इसके लिए उसने काफ़ी इधर उधर मशक्क़त भी किया, कई जगह उसने घूस देने की भी कोशिश किया, लेकिन जब बात नहीं बनती है तब वो भी मजबूर हो जाता है। और उसके बाद जो उसकी पत्नी थी रमा, वहीं पर अपने मैके में रह करके और पढ़ाने लिखाने लग जाती है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिनेश नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर मैके में रहे और उसकी मजबूरी थी कि वहीं पर उसे स्कूल में पढ़ाना था। दोनों के बीच में जब काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो एक दिन रमा दिनेश से कह देती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैके में मैं नहीं रहूं तो यहीं पर बगल में काफ़ी सारी ज़मीनें बिक रही हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन खरीद करके और आप यहाँ अलग मकान बनवा लो और यहीं पर मैं रहूँगी। ये सारी चीज़ें जब दिनेश सुनता है तो दिनेश को ये बातें अच्छी लगती है और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे वगैरह वो अपना इकट्ठा करके और वहीं पर एक छोटी सी ज़मीन ले लेता है और वहीं पर मकान वगैरह बनवा लेता है। और रमा उसी घर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लग जाती है। बगल में ही स्कूल था और वहीं से वो जा कर के अपने स्कूल में पढ़ाने लिखाने लग जाती है और वहीं रहने लग जाती है। इधर कहते हैं कि दोस्तों, फौजी साल में बड़ी मुश्किल से 1-2 महीने के लिए घर आ पाता है और वही चीज़ें
जो दिनेश के साथ भी था। दिनेश कई महीनों के बाद, 4-4 5-5 महीने के बाद वो छुट्टी आता था, और इधर जो रमा थी उसको काफ़ी अच्छा नहीं लगता था। जब वो रात को सोती थी तो उसे काफ़ी अजीब तरह का लगता था। अब उसे तो शारीरिक जो सुख था वो प्राप्त नहीं हो पाता था, और उसे शारीरिक सुख की काफ़ी इच्छा होती थी, और यही चीज़ें वो सोचती थी कि कैसे इस तरह से कैसे ज़िंदगी कटेगी। बच्चों के साथ किसी भी तरह से अपना जीवन काट रही थी। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ा रही होती है उसी स्कूल में एक नया टीचर आता है जो अनमैरिड होता है, जिसका नाम दिवाकर होता है। और जब दिवाकर उस स्कूल में पढ़ाने लग जाता है तो रमा और दिवाकर के बीच में काफ़ी अपनत्व तो बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर के घंटों घंटों बातें करते रहते हैं। दोनों के बीच में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जो दिवाकर था उसका गांव वहां से थोड़ा सा दूर था, इसलिए जब वो शाम को स्कूल बंद होता था तो अपनी मोटरसाइकिल से वो अपने डेली गांव जाता था, और सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए वो अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ पर आया करता था। लेकिन जिस रास्ते से वो अपने गांव को जाता था उसी रास्ते में जो रमा का जो घर था उसी रास्ते में पड़ता था, इसलिए आते जाते वो रमा के घर रुक करके और रमा के घर में चाय वगैरह पी करके और आया जाया करता था। और इन सारी चीज़ों के दौरान रमा और दिवाकर के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और एक दिन रमा और दिवाकर के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि स्त्री को जो शारीरिक सुख की जो इच्छा होती है जब वो जागृत होने लगती है तो उसे उसके आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है, और वही चीज़ रमा के साथ भी हो रहा था। जो दिवाकर था वो एक दारू वगैरह पीने वाला आदमी था, ड्रिंकर था। वो जब भी रमा के घर आता जाता था तो ड्रिंक वगैरह करके आता था या ड्रिंक वगैरह ले करके आता था, जो धीरे धीरे रमा की भी आदत में शुमार हो जाती है, और रमा भी उसके साथ में बैठ करके ड्रिंक वगैरह करने लग जाती है। अब उसे भी नशे की आदत पड़ जाती है, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, और दिवाकर और रमा के बीच में अब तकरीबन हर 1-2 दिन में संबंध स्थापित होने लगते हैं। अब तो दिवाकर कई कई दिन उसके घर पर ही रह जाया करता है, अपने गांव भी नहीं जाता था। जब उसका दिल किया तो रात को वहीं पर उसी के घर रुक जाया करता था, और रात में ये लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, खाना पीना खाते हैं, और उसके बाद रमा अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुला देती है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में पूरी रात संबंध स्थापित होते रहते हैं, और फिर सुबह वहीं से तैयार होकर के ये लोग स्कूल चले जाते थे। इस तरह का क्रियाकलाप जब काफ़ी हद तक बढ़ने लग जाता है तो जो पास पड़ोस वाले होते हैं वो एक दिन जब दिनेश छुट्टी आया होता है तो दिनेश से ये सारी बातें बताते हैं। दिनेश से कहते हैं कि आपकी पत्नी का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है। आपके घर में एक जो जिस स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल का एक टीचर आता है जो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, और वो कई कई घंटे तक आपके घर में रहता है। यहाँ तक कि वो कई दिन तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि रात भर ही भी आपके घर में रुक जाता है। तो अपनी पत्नी को समझाइए, ये अच्छी बात नहीं है। जब ये सारी बातें जब दिनेश सुनता है तो दिनेश बहुत ही आग बबूला हो जाता है, और उसके बाद घर आने के बाद जब रमा से पूछता है उसके बारे में, उस लड़के दिवाकर के बारे में, और उससे कहता है कि तुम रात भर इसको घर में रखती हो, तब जो रमा होती है तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और कहती है कि यही होता है जिसका पति बाहर रहता है, दूर रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग तरह तरह का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, हम दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा कभी भी जीवन में कर ही नहीं सकती हूँ। मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ। और बहुत ही जो करते हैं क्रिया चरित्र वाला हिसाब किताब वो अपनाती है और उसको बहुत ही बहला फुसला देती है। लेकिन उस दिन तो वो बात को मान जाता है, और उसके बाद 20 दिन की उसकी छुट्टी होती है। 20 दिन की छुट्टी वो कंप्लीट करने के बाद चला जाता है अपनी यूनिट में। लेकिन उसके 3-4 महीने के बाद फिर जब 20 दिन की छुट्टी लेकर के आता है तो फिर से गांव वाले, पड़ोस वाले वही बात दोहराने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी पत्नी अभी भी नहीं मानी है, अभी भी वो लड़का आपके घर आता है और इस तरह का कई कई दिन तक आपके घर में रुक जाता है। इन दोनों के बीच में संबंध है, आप अपनी पत्नी को समझाइए। जब ये सारी बातें जब दिनेश सुनता है तो दिनेश फिर आग बबूला हो जाता है और फिर जाकर के घर के अंदर रमा से ये सारी बातें कहता है। रमा फिर से वही बात दोहराती है और कहती है कि पास पड़ोस के लोग जलते हैं, यही सोचते हैं कि ये इसकी पत्नी भी कमाने वाली है, नौकरी करने वाली है और ये भी पैसा रुपए कमाने वाला है, इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ मोट डाला जाए, इन दोनों के बीच में दुश्मनी किया जाए। ये लोग हमारे
प्रोग्रेस से जलते हैं इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये बातें सुनता है तो दिनेश अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है कि बेटा ऐसा ऐसा कुछ है क्या, हमारे घर में कोई और आता है क्या। तभी उसके दोनों बच्चे कहते हैं कि हाँ पापा, दो, एक हमारे जो मम्मी के स्कूल के टीचर हैं, एक अंकल आते हैं। जब वो अंकल आते हैं तो मम्मी उनके साथ खाना पीना खाती है, हम लोग को दूसरे कमरे में सुला देती है और उस अंकल के साथ ही पूरी रात दूसरे कमरे में रहती है। ये सारी बातें जैसे ही दिनेश सुनता है बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और फिर उसके बाद रमा को खूब अच्छी तरह से पीटता है और उसे पीटने के बाद गुस्सा होकर के वो सीधे उसके स्कूल में पहुंच जाता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो दिवाकर उसे स्कूल में ही मिल जाता है। वहां जाकर के दिवाकर को भी कई थप्पड़ लगाता है और उसे काफ़ी गाली वगैरह देता है और कहता है कि अगर दोबारा मेरे घर में कभी भी अगर तुमने दखलंदाजी किया, कभी भी तुम मेरे घर में दिख गए तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। और ऐसे चीखते चिल्लाते हुए उसे मारते पीटते और उसके बाद अपने घर आ जाता है। अपनी पत्नी को भी बहुत पीटता है और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होने लगती है। बहुत समझाता है उसके बाद और कहता है कि बहुत हो गया, अब अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मुझे अगर दोबारा पता चल गया कि तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। उसका भी जान तो लूँगा ही और तुम्हारा भी जान ले लूँगा, इसलिए अपने आप को सुधारे और संभालने की कोशिश करो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे इस तरह के क्रियाकलाप का उनके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कम से कम अपना नहीं तो बच्चों के बारे में तो सोचो। बहुत समझाता है और उसके बाद थोड़े दिनों अपना पत्नी और बच्चों के साथ अपना समय बिताता है और उसके बाद फिर से वो उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, वो यूनिट में चला जाता है। लेकिन उसके दिलो दिमाग में यही बातें कौंध रही थी, यही चीज़ें वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी जो कर रही है बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है, किस तरह से इसको एक बार रंगों हाथ में पकड़ूं। जब तक इसे रंगों हाथ नहीं पकड़ूंगा तब तक ये यही कहती रहेगी कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। इसे एक बार रंगों हाथ पकड़ना है। और उसके बाद यूनिट में जाने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ही वो फिर से छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। 20 दिन की छुट्टी लेता है और सोचता है कि मैं उसको बताऊंगा नहीं कि मैं छुट्टी आ रहा हूं और उसे रात को जाकर के रंगों हाथ पकड़ूंगा। वो सिर्फ फ़ोन करके अपने बड़े भाई रमेश को बताता है कि भैया मैं छुट्टी आ रहा हूं, कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन ये बात आप किसी को बताइएगा मत, मैं आने के बाद ही आपसे बात करूंगा। रमेश कहता है कि ठीक है, तुम जब घर पहुंच जाना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और उसके बाद दोनों भाई बैठ कर के बातचीत करेंगे। और ये सारी बातें जब हो जाती है तो उसके बाद दोनों फ़ोन रख देते हैं और फिर वहाँ से वो छुट्टी ले करके और ट्रेन पकड़ करके वहाँ से प्रस्थान कर देता है। अगले दिन रात को 7-8 बजे के आसपास वो अपने घर के जो स्टेशन था उस स्टेशन पर उतरता है और सोचता है कि इतना जल्दी अपने घर नहीं जाऊँगा और थोड़ा रात हो जाने दो, और वहीं पर 1-2 घंटे स्टेशन पर ही घूमता रहता है। जब रात के 11 बजे के आसपास जब समय हो जाता है तो फिर वो घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद जब डोरबेल बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो जो रमा थी उस समय दिवाकर के बाहों में थी। उसी के घर में दिवाकर रमा के साथ संबंध कायम कर रहा था। रमा बिल्कुल परेशान हो जाती है कि आखिर 11 साढ़े 11 बजे रात को कौन आ सकता है। और उसके बाद दिवाकर को जो दूसरा रूम जिसमें बच्चे सो रहे थे उसमें उनके बच्चों के चारपाई के नीचे उसे छुपा देती है और उसके बाद जाकर के दरवाज़ा को खोलती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो अपने पति दिनेश को देख करके हक्का बक्का रह जाती है। वो सोचने लगती है आखिर अचानक से कैसे बिना बताए ही घर पहुंच गया। दिनेश घर के अंदर घुसता है और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगता है और रमा से कहता है कि इतना देर कैसे हो गया दरवाज़ा खोलने में, तुम क्या दिवाकर के साथ ही रंगरेलियाँ मना रही हो, ज़रूर दिवाकर को तुमने अपने घर में रखा होगा। जब ये बातें कहता है तो रमा कहने लगती है कि आप पागल हैं क्या, आप मूर्ख हैं क्या, मैं आपको इतना दिलो जान से चाहती हूँ, आपको हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप इस तरह की बातें करते हैं। आप छुट्टी आए हैं और इस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं। आप घर में देखिए कहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, उस घर में दोनों बच्चे हमारे सो रहे हैं और मैं इस घर में सो रही हूँ, आइए आप। और उसको पकड़ करके अपने रूम में लेकर के आती है और कहती है कि फटाफट आप तैयार हो जाइए, हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जो त्रिया चरित्र वाली बात फिर से उसको काफ़ी बरगलाने लगती है। और जो दिनेश था एक सीधा साधा फौजी आदमी था, उसकी बातों में उसके प्यार में आ जाता है और उसके बाद तैयार तुयार हो करके हाथ मुँह धो करके वो खाना लगाती है, खाना खा लेता है और उसके बाद दिनेश को अपने बेड पर लेकर के सोती है। दोनों के बीच में संबंध कायम होते हैं
और संबंध कायम होने के बाद दिनेश को नींद आ जाती है, क्योंकि थका हुआ था ही, सफ़र में थक करके आया हुआ था। वो संबंध स्थापित करने के बाद दिनेश सो जाता है, और जैसे ही दिनेश सो जाता है, रमा को पता चलता है कि अब ये सो गया है। वो तुरंत दूसरे रूम में जाती है, दिवाकर को बाहर निकालती है और बाहर निकाल करके उससे कहती है कि देखो, आज तो हम लोग रंगों हाथ पकड़े ही गए थे। अगर वो पकड़ लिया होता तो हम दोनों की जान ले लिया होता, लेकिन किसी भी तरह से बच गए हैं, और ये हम लोग ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा अगर इससे अपनी जान बचाना है तो। जो दिवाकर था वो कहता है कि क्या करना है। तभी वो कहती है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, आज ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो अगर दूसरे दिन ये कभी पकड़ लेगा तो हम लोग की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी हूँ, अब तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी का मैं कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए अच्छा यही है कि इसको आज ही ख़त्म कर दो। दिवाकर के ऊपर भी जो रमा का जो प्यार का भूत था वो सवार था, और उसके बाद रमा किचन में जाती है और जो सब्ज़ी काटने वाला चाकू होता है बड़ा वाला, वो उठा करके ले आती है और उसको जो दिवाकर था उसको देती है और कहती है कि ये लो, इससे इसका जो काम है उसको ख़त्म करना है। आराम से दिनेश अपने बेड पर फर्स्ट क्लास नींद में सो रहा था, और जो चाकू था उस चाकू से लगातार जो दिवाकर था उसके पेट में वार करने लग जाता है। जब अचानक से उसके ऊपर वार होता है तो फौजी दिनेश उठता है, काफ़ी बेचैनी की हालत में उठता है, और उठने के बाद जब देखता है कि दिवाकर और उसकी पत्नी उसके ऊपर हमला कर रहे हैं तो उठ करके उनको धक्का मारने की कोशिश करता है, क्योंकि फौजी होता ही ऐसा है, कट्टर होता ही है। उसके दो चार दुश्मनों से लड़ने के लिए तो उसके पास हमेशा ताकत होता है। इतने चाकू लगने के बावजूद भी अपने आप को वो उठाने की कोशिश करता है और इनको धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो उसकी पत्नी रमा थी वो पीछे से उसके गर्दन को पकड़ करके और धक्का मार देती है, और नीचे जा कर के वो दीवार से टकरा करके नीचे गिर जाता है। और उसके बाद एक तरफ से रमा उसके दोनों पैरों को दबाती है और जो दिवाकर था उसके गर्दन को ज़ोर से दबा देता है, और वहीं पर जो दिनेश था उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब दिनेश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर दोनों प्लान करते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। रात में ही इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह होते होते अगर बच्चे देखेंगे तो पूरा हल्ला हो जाएगा इधर उधर। इसलिए रात को ही इसकी बॉडी को कुछ न कुछ इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो रमा का स्कूटी था उसमें उसकी बॉडी को एक कपड़े में बांध करके और स्कूटी में डाल करके और दोनों ले करके गांव के बाहर जो तालाब था, तालाब के पास ले जा करके उस बॉडी को फेंकते हैं, और उसी स्कूटी से पेट्रोल निकालते हैं और उसके बॉडी के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं। जब वो जल जाता है उसके बाद घर आते हैं, और घर आने के बाद जो दिवाकर था वो उसी रात अपनी बाइक उठा करके और सीधे अपने गांव भाग जाता है, और रमा जो भी ब्लड वगैरह गिरा होता है वो सारी चीज़ें साफ़ ऑफ करके रात को और बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने घर में रहने लग जाती है। अगले दिन जब गांव वाले उस बॉडी को देखते हैं और उसके बाद पुलिस को जब इत्तला किया जाता है, पुलिस वहां पर आती है और बॉडी को जब जब्त करके और अपने थाने लेकर के जाती है। जब ये समाचार रमेश को मिलता है कि गांव के बाहर तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली है जो बुरी तरह से जल गई है, तो रमेश भाग करके थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद जब पुलिस वालों से कहता है कि साहब एक बार मुझे दिखा दीजिए डेड बॉडी को, जब पुलिस वाले उस डेड बॉडी को दिखाते हैं तो जो रमेश है वहीं पर दहाड़े मार मार कर फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि ये तो मेरा भाई है, ये एक सीआरपीएफ में कांस्टेबल है और इसी को मैं 2 दिन से ढूंढ रहा था। और काफ़ी देर तक वो फूट फूट करके रोने लगता है। ये सारा समाचार जब उसके माता पिता और गांव के सारे लोग सुनते हैं तो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं, और सबको जब ये पता चलता है कि जो उनकी बहू है रमा ने ही ये पूरा कारनामा किया है अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ अपने हवस के भूख को शांत करती थी, जो उसी के स्कूल में पढ़ाता था, जिसका नाम दिवाकर था, उसके साथ मिल करके इसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाया है। जब जो भी इस कहानी को सुनता है सबकी आंखें नम हो जाती है, सबके आंखों से आंसू बहने लग जाता है, और सभी यही सोचने लगते हैं कि क्या आजकल की पत्नियां इतनी नीचे तक गिर जाएंगी कि अपने पति को अपनी हवस का भूख शांत करने के लिए अपने प्रेमी से मिल करके अपने पति को भी अपने रास्ते से हटा देंगे। तो दोस्तों ऐसा हुआ, और जब पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें, सारी कहानी पता चल जाती है तो रमा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और रमा के निशानदेही पर दिवाकर को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। दोनों को के ऊपर केस दर्ज करके और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये थी कहानी दोस्तों एक
पत्नी की, जिसने अपने एक फौजी पति को अपने हवस का भूख शांत करने के लिए, अपने प्रेमी का साथ देने के लिए अपने पति को ही अपने रास्ते से हटा दिया था। ऐसी हैं आजकल की पत्नियां। तो दोस्तों, ऐसी कहानियां बताने का हमारा उद्देश्य किसी के को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में घट रही ऐसी कहानियों को बता करके आपको इससे सजग करना है, सचेत करना है और ऐसी कहानियों को सुन करके और आपको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कहानी जैसी भी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।